अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्रुप 2 का फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है, मारूदी तर्ज का पेपर है, रावलपिंडी बोर्ड का एसएससी 10वीं क्लास का जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ था। तो ये रावलपिंडी बोर्ड का पेपर है, मारूदी तर्ज का ये पेपर है। कुल नंबर 12 होते हैं और आपको 15 मिनट टाइम दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। पहला सवाल है, कौन से दो गेट्स इस्तेमाल करें तो एंड गेट जैसी आउटपुट हासिल होती है? नॉट गेट्स, आर गेट्स, नार गेट्स या नैंड गेट्स। इसका दुरुस्त ऑप्शन है डी कि अगर हम दो नैंड गेट इस्तेमाल करें तो हम एंड गेट जैसी आउटपुट हासिल कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, कौन सा अमल प्रोसेसिंग नहीं है? ये कुछ अमल हमें दिए गए हैं, जहाँ से हमने बताना है कि इनमें प्रोसेसिंग अमल कौन सा नहीं है। तरतीब देना, जोड़ तोड़ करना, हिसाब किताब करना या इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करना जो है ये प्रोसेसिंग में नहीं आता। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, एक मखसूस आइसोटोप की हाफ लाइफ 1 दिन है, 2 दिन गुजरने के बाद उस आइसोटोप की मिकदार कितनी होगी? देखें, उसकी हाफ लाइफ 1 दिन है तो 2 दिन गुजरने के बाद उसकी 2 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी। तो अब अगर हम कहें कि जो शुरू में जो आइसोटोप है उसकी मिकदार शुरू में अगर मैं कहूँ 1 थी तो 1 हाफ लाइफ यानी 1 दिन के बाद उसकी मिकदार रह जाएगी 1/2 और 2 दिन के बाद यानी उसकी दूसरी हाफ लाइफ के बाद 1/2 का अगेन हाफ करें तो ये 1/4 1/4 रह जाएगी। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। अगर किसी आइसोटोप की हाफ लाइफ 1 दिन हो तो 2 दिन गुजरने के बाद उसकी मिकदार 1/4 हो जाएगी। या इसको हम रिलेशन से भी मालूम कर सकते हैं कि टी हाफ लाइफ के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो मिकदार होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो मिकदार बाकी रह जाती है या उसके बाकी जो एटम रह जाते हैं वो बराबर होते हैं 1/2 की ताकत टी। यहाँ पे हाफ लाइफ 1 दिन है, 2 दिन में उसकी 2 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी तो यहाँ पे टी की जगह हम 2 लिख देंगे 1/2 की ताकत, यानी यहाँ पे n नॉट भी आएगा। टोटल एटम्स का 1/2 की ताकत टी रह जाएगा। टी हाफ लाइफ के बाद 2 की ताकत 2 ऑफ n नॉट, तो यह आ जाएगा 1/4 ऑफ n नॉट के टोटल एटम्स का 1/4 1/4 रह जाएगा। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है, मंदरजा झैल में से वेव की कौन सी खसूसियत दूसरी खसूसियात पर मुनहसर नहीं होती? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। आपने वेव की मसावात पढ़ी हुई है, v बराबर है f इंटू लैम्डा। इस रिलेशन में देखें स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों का आपस में ताल्लुक है। जो मिकदार यहाँ पे नहीं है वो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड इनमें किसी भी मिकदार पर इन्हिसार नहीं करती। इसका दुरुस्त ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 5 है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी की 1 सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद को कहते हैं। यानी जो वाइब्रेटरी बॉडी है वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है या वाइब्रेट कर रहा होता है, उसकी 1 सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो याद रखें 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती हैं या वाइब्रेशन की तादाद होती है उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। छठा सवाल है, एक आम आदमी के लिए काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद है। ये आपने बतानी है कि आम आदमी के लिए काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या होती हैं। 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज से 25 किलो हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज। आप जानते हैं कि एक आम आदमी जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ों को, फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ों को, साउंड को सुन सकता है। ना 20 हर्ट्ज से कम वाली आवाज़ों को सुन सकता है, ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आवाज़ों को सुन सकता है। तो दुरुस्त ऑप्शन है बी। 7वां सवाल है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का इन्हिसार किस पर होता है? फोकल लेंथ पर, रोशनी की स्पीड पर, इमेज के फासले पर, जिस्म के फासले पर। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करने का फार्मूला n बराबर होता है C/V। यहाँ पे जो C है ये रोशनी की हवा में स्पीड है और V जो है ये रोशनी की किसी मीडियम में स्पीड है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं
कि जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो रोशनी की स्पीड पे इन्हिसार करता है और इन बाकी तीनों में से किसी पे इन्हिसार नहीं करता। बी ऑप्शन जहाँ पे दुरुस्त है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का इन्हिसार रोशनी की स्पीड पर होता है। सवाल नंबर 8 है, फोटोग्राफ एनलार्जर का उसूल ऐसा ही होता है जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर, कैमरा, टेलीस्कोप या एंडोस्कोप। तो फोटोग्राफ एनलार्जर का उसूल वैसा होता है जो कि स्लाइड प्रोजेक्टर का होता है। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 9वां सवाल है, दो छोटे चार्ज सरफेस को 2 मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर के फासले पर रखा गया है। मदद झैल में से किस इंतखाब के लिए सबसे ज़्यादा कशिश की फोर्स होगी? ए है +1Q और +4Q, बी है -1Q और -4Q, सी है +2Q और +2Q, डी है +2Q और -2Q। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, रिपेल करते हैं, लिहाजा अट्रैक्शन तो नहीं होगी, और मुखालिफ चार्ज जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, कशिश करते हैं। तो डी ऑप्शन में देखें, दोनों चार्जेस जो हैं वो अपोजिट हैं, मुखालिफ हैं। एक की मिकदार +2Q है, दूसरे की -2Q है। मिकदार दोनों की सेम है लेकिन दोनों का चार्ज अपोजिट है, लिहाजा इस अरेंजमेंट के लिए +2Q और -2Q के लिए, इस इंतखाब के लिए दो छोटे चार्ज सरफेस हैं उनके दरमियान कशिश की फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा होगी। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, +2Q और -2Q। 10वां सवाल है, EMF जो वोल्ट के बराबर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट के बराबर इसका ऐसा यूनिट बताना है, जॉल पर कूलम, जॉल पर मीटर, जॉल पर सेकंड या जॉल। EMF को अगर हम डिफाइन करें तो EMF बराबर होता है वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि यूनिट चार्ज के ऊपर कितना वर्क किया गया है उसे हम EMF कहते हैं। तो EMF का अगर हम यूनिट निकालना चाहें, वर्क है इसका यूनिट जॉल होता है, चार्ज इसका यूनिट कूलम होता है। अगर मैं कूलम को ऊपर लेकर जाऊं तो ये बन जाएगा जॉल फी कूलम, J/C⁻⁻1। इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है कि EMF जो वोल्ट के बराबर है इसका ऐसा यूनिट जॉल फी कूलम होता है। सवाल नंबर 11 है, जब हम एक सादा सर्किट में वोल्टेज को 2 गुना कर देते हैं तो कौन सी मिकदार 2 गुना हो जाती है? करंट, पावर, रेजिस्टेंस, ए और बी दोनों। इसका दुरुस्त ऑप्शन है ए और बी दोनों। वोल्टेज को 2 गुना करने से करंट भी 2 गुना हो जाता है, पावर भी 2 गुना हो जाती है। ओहम के कानून के मुताबिक हम जानते हैं V बराबर है IR, तो यहाँ से I की वैल्यू निकालने तो ये आएगी V/R। तो यहाँ से हम देखें कि I एंड V डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो जैसे ही वोल्टेज को 2 गुना किया जाता है करंट भी 2 गुना हो जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि पावर बराबर होती है V/I के, पावर इक्वल टू V/I। तो जब हम इसमें वोल्टेज को 2 गुना करेंगे तो वोल्टेज को 2 गुना करने से करंट भी 2 गुना हो जाएगा, तो पावर तो 4 टाइम्स हो जाती है। तो सॉरी, इसका दुरुस्त ऑप्शन जस्ट करंट आएगा। ए ऑप्शन दुरुस्त है, ए और बी दोनों नहीं आएगा कि सादा सर्किट में वोल्टेज को 2 गुना करने से जस्ट करंट 2 गुना होता है। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। 12वां सवाल है, इंड्यूस्ड EMF की सिमत सर्किट में किस कानून के मुताबिक होती है? इंड्यूस्ड EMF की सिमत के बारे में बताना है कि कौन से कानून के मुताबिक होती है। क्या वो कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, मोमेंटम है या एनर्जी है? तो इंड्यूस्ड EMF की सिमत सर्किट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एन मुताबिक होती है। ये जहाँ पे आपने पढ़ा होगा 10th की फिजिक्स में फैराडे का कानून आपने पढ़ा था, उससे आगे लेंस का कानून है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि इंड्यूस्ड EMF की सिमत किसी भी सर्किट के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक होती है। तो यहाँ डी ऑप्शन दुरुस्त आएगा।